मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे रिलेटेड डेरिवेशंस के बारे में चर्चा की थी। हो सकता है उसे आपने अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस में लाया हो, और उम्मीद भी हम यही करते हैं आप अपनी तरफ से भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश किया करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। ठीक है, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ से रिलेटेड रिजल्ट्स, ओम्स लॉ से रिलेटेड डेरिवेशंस के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ को समझने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। हो सकता है इनके बारे में आपको जानकारी हो, इनकी डेफिनेशंस आपको पता हो, लेकिन इससे रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आपकी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये कोई पास है, रास्ता है, यहाँ से कोई बंदा निकलना चाहता है, यहाँ नैरो है, यहाँ है वाइड। यहाँ से कोई बंदा निकलना चाहता है और निकलते निकलते वो इस रास्ते में फंस गया है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा, फंस गया है, क्योंकि यहाँ नैरो है, यहाँ है वाइड पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ से निकल वो कैसे सकता है? जब कोई बाहर से बंदा यहाँ से धक्का दे इसे, या फिर यहाँ से इसे पुल करे, तभी तो निकल सकता है। बाहर से यहाँ से कोई पुल करेगा या फिर यहाँ से कोई धक्का देगा, पुश करेगा, तभी वो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अब हम अगर फिजिक्स के टर्म में बात करें तो जो ये नैरो पोर्शन है, इसको हम एक नाम देते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि जो रेजिस्टेंस इस बंदे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है निकलने में, इसको हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस। और जो यहाँ से पुश कर रहा है उसको हम नाम देते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल। और जो यहाँ से पुल कर रहा है इसको हम एक नाम देते हैं लोअर पोटेंशियल। और जो ये बंदा है जो निकलना चाहता है, इसको हम एक नाम दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं करंट। यहां से आपका क्या क्लियर हुआ? जब भी करंट आपका किसी वायर में फ्लो करता है तो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और करंट के फ्लो में सपोर्ट कौन करता है? पोटेंशियल का डिफरेंस करंट के फ्लो में आपको सपोर्ट देता है। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा करंट उतना ही स्मूथली फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है करंट उतना ही स्मूथली फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, यानी कि एक रिलेशन आपका यहाँ सामने आया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म इंड्यूस करते हैं, वो कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी को मैनेज करता है, प्रोपोर्शनलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो वो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है R। R आपका कांस्टेंट है, R का नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन निकल के आई V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ है। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ क्या होगा? ओम्स लॉ वो होगा जब आपका मान लीजिए किसी कंडक्टर के अराउंड टेम्परेचर, प्रेशर या स्ट्रेन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो उस केस में जो आपका करंट फ्लो करता है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ये है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ ओम्स लॉ? और जो ये R है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपको पता होगा शायद, ओम। इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई बोल दे कि 1 ओम क्या होता है, 1 ओम कैसे निकलेंगे? R इक्वल टू क्या हो गया आपका V अपॉन I। ठीक है, 1 ओम क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जब किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको समझ में आया? अब अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब ओम्स लॉ तो हर जगह वैलिड होता है कंडक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर,
अब लेकिन कभी कभार ओम्स लॉ की कुछ फेल्यूर्स भी सामने आती हैं। फेल्यूर कब सामने आती है? मान लीजिए कोई वायर है, कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है। जब कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो करता है तो उस वायर में क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे पॉजिटिव आयन से, दूसरे प्रोटॉन से टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो वो आपस में टकराने से हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट कभी कभार नॉर्मल होती है और कभी कभार एक्सटेंड होते हुए ज़्यादा हो जाती है। ये हीट आपकी टाइम पर भी डिपेंड करती है कि कितनी देर आपका करंट फ्लो कर रहा है। ज़्यादा देर करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस अगर टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है तो आपका ग्राफ लीनियर ना होके थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये फेल्यूर होती है ओम्स लॉ की। और एक ओम्स लॉ की और फेल्यूर आती है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस में नॉर्मल कंडीशन में ब्रेकडाउन होते हैं, जो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन शो नहीं करते हैं। वो आपको हम आगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया ओम्स लॉ के बारे में। अब हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। रजिस्टिविटी तो आपने सबने सुनी होगी, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगा वो आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। पाइप में पानी कब ज़्यादा फ्लो करेगा, कब पानी स्मूथली फ्लो करेगा? जब पाइप का एरिया ज़्यादा होगा तब पानी उसमें से स्मूथली पास कर सकता है। ठीक है, और पानी पास करने में प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब एरिया उसका कम होगा तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और पानी पास करने में और प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब आपका बहुत लंबा पाइप होगा, तब भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अब वही फंडा इस केस में अगर हम अप्लाई करें, वायर के केस में, कंडक्टर के केस में, तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये लेंथ है आपका, ये एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस कब बढ़ रहा है? जब आपकी लेंथ बढ़ रही है, यानी कि बहुत लंबा वायर है तो आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब आपका एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि उसमें से स्मूथली करंट पास कर सकता है। ठीक है, अब ये इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक टर्म हम इंड्यूस करते हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन A। जो ये रो है इसी को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस तो बेसिकली हर कंडक्टर में होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। रेजिस्टिविटी भी उसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, एरिया बढ़ा देंगे तो भी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा। इसे हम कह सकते हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, तो आपकी रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है। रजिस्टिविटी आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तब केस अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन है तो रजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, जबकि रेजिस्टेंस आपका क्या है? लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए रेजिस्टेंस को कैरेक्टरिस्टिक ना बोल के रजिस्टिविटी को हम मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। रजिस्टिविटी को ऐसे मान लीजिए हम लिखे ले रहे हैं, R रो इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, अब R की यूनिट क्या है? ओम। A की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। L की यूनिट क्या है? मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकल के आ गई? ओम मीटर। यानी कि रजिस्टिविटी की आपकी यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, कुछ फैक्टर होंगे जिन पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, जो फैक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को प्रभावित करेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने जो जो पढ़ा है, कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी हैं। एक तो पढ़ी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, एक पढ़ी है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती थी, वी डी इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, और करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। अब यहाँ पर ई क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वी डी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहीं पे यहाँ पे करंट है आई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ई क्या है, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है, यानी कि आई में वी डी की वैल्यू पुट करनी है। तो आई में जब वी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी डी को पुट कर देंगे वहाँ पर, तो ये आ जाएगा ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एन ई, दो बार है तो एन ई स्क्वायर ए, फिर ई टॉ अपॉन एम, ये आपका आ गया, ये आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, अब यहाँ पर है आई और यहाँ पर है ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन। हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि आई के साथ वी की जोड़ी अच्छी जमती है, आई इक्वल टू वी आर, आई इक्वल टू ये वो, वी की जोड़ी आई के साथ अच्छी जमती है, लेकिन यहाँ पर है इतनी बड़ी सी इक्वेशन। अब हमें वी की जोड़ी आई के साथ जमानी है, तो वो कैसे जमा सकते हैं, यहाँ पर हम किस चीज़ को वी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक टर्म दिख रहा है ई इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, ये चीज़ हमें पकड़ में आई, ई इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पुट कर देंगे ई की जगह वी अपॉन एल, तो ये आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एल एम टॉप। ये चीज़ हमने पुट कर दी, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे रजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी की बात कर रहे थे, तो रजिस्टिविटी कब हम निकाल पाएंगे, जब हमें रेजिस्टेंस पता हो तो हम रजिस्टिविटी को आसानी से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस पता करने के लिए क्या करें, ये आपका जो टर्म दिख रहा है आई वी, ये आपकी रेजिस्टेंस निकालने में मदद करेंगे। तो हमें करना क्या है, इधर साइड लाना है, एक टर्म को उधर ले जाएं, एक टर्म को इधर ले आएं। तो हम क्या करेंगे, ये v अपॉन आई कर देंगे, v अपॉन आई क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ, ये आपका टर्म आ गया एम एल एन ई स्क्वायर ए टॉ। अब हमें करना क्या है, v अपॉन आई होता है r के बराबर। ठीक है, और ये टर्म जो है यानी कि v अपॉन आई इक्वल टू r है, तो r इक्वल टू ये है आपका m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, इसको अलग लिख लेते हैं, l अपॉन a को अलग लिख लिया। ठीक है, ये अलग लिख लिया हमने, तो r इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू l अपॉन a, ये आपका एक रिलेशन आ गया। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था r इक्वल टू क्या होता था, रो l अपॉन a। जब ये इसके इक्वल होता था, जब हम देख रहे हैं r इक्वल है l अपॉन a इसके इक्वल है। अब बचा क्या है, रो बचा, तो रो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो यानी कि रो आपका निकल के आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ये एक इक्वेशन निकल के आ गई। रो किस पर डिपेंड कर रहा है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो रजिस्टिविटी आपकी कम होगी। ठीक है, वहीं पर अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो भी रजिस्टिविटी कम होगी। एक्चुअल में हम n को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल में ऑलरेडी जितने n प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। यानी कि रजिस्टिविटी आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉ की। टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है,
रिलैक्सेशन क्या टाइम क्या था, एक्चुअली दो कोलिजन के बीच का टाइम था। इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव आयन से टकरा रहा है, तो उनके बीच में जितना टाइम मिल रहा है उसे बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। अब जब मान लीजिए आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, एक हैपेजार्ड मोशन होगा, यानी कि कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, बहुत रैंडम मोशन होगा। उस केस में क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हैं और उस कमरे में एकदम से आग लग जाए। आग लगने से क्या होगी, एक रैंडम मोशन जनरेट होगा उन बच्चों के बीच में, इधर उधर भागेंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, बहुत जल्दी टकराएंगे। और टकराने का मतलब क्या हुआ, जल्दी टकराने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम उनके बीच का डिक्रीज हो गया। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो आपको रेजिस्टिविटी से रिलेटेड ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम आपको समझाएंगे करंट डेंसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी से रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। करंट डेंसिटी के बारे में पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा चुके थे, अब लेकिन हम करंट डेंसिटी को थोड़ा सा यूज करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी की जो इक्वेशन पढ़ी है उसको रिलेट करके बताएंगे करंट डेंसिटी से। तो करंट एक्चुअली क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती थी, J = I/A, ठीक है। और करंट की हम एक इक्वेशन पढ़ चुके थे, I = NE/AVD, ठीक है। अब यहाँ पर A ऑलरेडी प्रेजेंट है तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि करंट डेंसिटी J = क्या हो जाएगी, NEVD। ये आपकी करंट डेंसिटी हो गई, J करंट डेंसिटी है, J = NEVD हो गया, ठीक है। अब हम VD की जगह इक्वेशन रख देते हैं, VD का फार्मूला रख देते हैं। VD का फार्मूला क्या होगा, E τ/m, ठीक है। तो ये आपका आ गया J = NE² τ/m, ठीक है, और इंटू E, ये आपकी हो गई करंट डेंसिटी की। अब हम पहले जो फार्मूला निकाल चुके थे, डिराइव कर चुके थे, उसको लिख लेते हैं। क्या था, ρ = m/NE² τ। ये फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था। अब इससे हम देखेंगे इसमें और इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं J = E/ρ, ये लिख सकते हैं, यानी कि करंट डेंसिटी = E/ρ निकल के आया, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ρ = E/J, ठीक है। अब J हमने यहाँ निकाला था NEVD, तो हम लिख देते हैं ρ = E/NEVD, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ये एक इक्वेशन आपकी निकल गया है, ρ = E/NEVD। अब हमने एक इक्वेशन और पढ़ी थी, मोबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था, ये था VD/E के इक्वल था, ठीक है। न्यू = VD/E था। तो अगर हम मोबिलिटी के टर्म में इसको लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको VD/E को हम लिख सकते हैं 1/μ। तो हम क्या लिखेंगे, 1/NE/μ। ये आपकी मोबिलिटी के टर्म में इक्वेशन है, ठीक है। तो ρ = 1/NE/μ आपकी एक इक्वेशन निकल के आ गई जो कि मोबिलिटी के टर्म में। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होते हैं और किस किस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दो टर्म हैं, दोनों आपस में हमें अपोजिट लग रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड करके ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर टर्म लग रहे हैं लेकिन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें लग रहे हैं, यानी कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट टर्म में लग रहे हैं। तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, ठीक है। G = 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस का जो उल्टा है वो है कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। G को हम डिनोट कर रहे हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स
या इसको बोलते हैं महो, और इसकी एसआई यूनिट को हम साइमन भी लिख के चलते हैं। ये कंडक्टेंस की यूनिट है, ठीक है। अब एक टर्म आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। वो क्या है, वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है। रेजिस्टिविटी आपकी रो से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो गया आपकी कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी थी m/ne² टॉप, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ne² τ/m, ये आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, रेजिस्टिविटी आपकी थी E/J, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, J/E, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, आपकी रेजिस्टिविटी है 1/NE/μ, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी आपकी, सिग्मा =NE/μ। ये आपकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कई सारी डेरिवेशन है, कई सारे फार्मूले हैं। अगर बाई चांस आप कोई चीज़ भूल रहे हैं तो रिवर्स जाके उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फाइनली थैंक यू इतना सब देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय।